जो गलती मैंने की वो आप मत करिए। मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का और चेयरमैन था यूनिवर्सिटी का, हार गया चुनाव। और एजिटेशन करना यूनिवर्सिटी में पूरे 5-6 साल उसी में गए। मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूं और मैं अपने प्रिंसिपल से चलता हूं। मैंने अपना कटआउट लगाता नहीं, दूसरे के भी लगाता नहीं, मैं अपने स्टाइल से प्रचार करता हूं। मेरा पहला आपको सुझाव है कि पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दो। मुझे बहुत देरी से यह ध्यान में आया। अभी मैं रोज 1.5 घंटा व्यायाम और प्राणायाम करता हूं। तो पहली बात आप जरूर पहले अपना हेल्थ के लिए पहली प्रायोरिटी दो। सेकंड प्रायोरिटी ईमानदारी की वेल्थ को दो। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। आज मैं जब स्टूडेंट था, जेल में अभी आंदोलन होते थे, मारपीट होती थी, पुलिस पकड़ के ले जाते थे, तो अनेक बार कोर्ट बोलता था 500 रुपए के जामीन पर भरो, तो पैसे नहीं रहते तो हमको जेल भेज देते थे। तो पॉलिटिक्स में भी तुम्हारा पैसे की ताकत अपनी ईमानदारी की चाहिए, हराम के पैसे की नहीं। तो पहली बात तो अपना घर परिवार को संभालो। फिर पॉलिटिक्स का मतलब पावर पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति का मतलब है राजकारण, राष्ट्रकारण, समाजकारण और विकास कारण। राजनीति का मतलब है लोकनीति, बृहत्तर राजनीति, विकास नीति। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। नहीं तो ये मंत्री बना, वो बना, इधर से उधर, ये दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी जी ने राजकारण किया, वो राष्ट्रकारण था जो स्वाधीनता के लिए था। तो पहली बात, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये करते करते मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था कि तुम जितने वजन की वस्तु पानी में डालो उतना पानी ऊपर आएगा। तुम आर्टिफिशियली कोशिश मत करो। मुझे बहुत सलाहकार मिले, तुम यू आर गॉट इट ह्यूज पोटेंशियल, आप ऐसे कपड़े पहनो, आप ऐसी बात करो। मैं कोई भाषण में अभी आजकल वो सरकार में लिख के देते, तो मैं वो पढ़ा हुआ भाषण करता ही नहीं कभी। अपने को जो लगता है वो बोलता हूं, जो मेरे मन में आता है। तो मैं आपको बताता हूं, जो अपने को जो लगेगा वो अच्छे से करो, पर उसके साथ समाज के लिए, देश के लिए करना है, इसलिए पॉलिटिक्स करो। नहीं तो फिर अपने पत्नी को टिकट, लड़के को टिकट, ये जो आजकल चल रहा है वैसे राजनीति में मत। मेरा कोई लड़का, लड़की, पत्नी राजनीति में नहीं है। जब उन्होंने मुझे पूछा कि हमारे यहाँ की जनरल होता है घर में वातावरण है पॉलिटिक्स का, तो उन्होंने एक बार मेरे पास प्रपोजल लाया पार्टी वालों ने कि तुम्हारे लड़का बहुत अच्छा है, उसको हम युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना देते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसको बना दो और मैं रिजाइन कर देता हूं, मुझे बाजू कर दो। मैंने कहा मैं जब तक हूं तब तक मेरे घर से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। हाँ, अगर उसको आना है तो मैंने जैसे काले दीवार पर चूना मारा था वो काम शुरू करे। मेरा लड़का करके नहीं, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ उनका, पर मेरी राजनीतिक प्रॉपर्टी जो है, क्रेडिबिलिटी है, लीडरशिप है, इस पे अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे पार्टी को बड़ा किया और मुझे बड़ा किया उनका है। तो पावर पॉलिटिक्स में आने के बारे में 10 बार सोचो और फिर ये सब करने के बाद आने तो फिर आओ, यानी वापस जाएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। सर, आदरणीय मंत्री जी, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। मेरा नाम निखिल चौधरी है। मैं आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि आपको दिल्ली का ट्रैफिक सॉल्व करना है। सर, मैं इस प्रॉब्लम पे 1 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे साथ एक प्रोफेसर भी हैं और मैं कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर जो मोस्टली एफिशिएंसी से रिलेटेड एक इकोनॉमिकल वायबल सोल्यूशन है, जिससे 1 साल में 40% तक रिडक्शन आएगा और पॉल्यूशन में भी 30% तक रिडक्शन आ सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि मतलब मैं आपसे कैसे मिल सकता हूं अगर मैं आपको प्रपोज। जनता दरबार रहता है। ओके सर, आके मैं मिलता हूँ, फिर दोपहर 1 के बाद मिलता हूँ, जो आपका सबको। ओके सर, थैंक यू सर। एक कर रहा हूं, मैं बताने के लिए भूल गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मैं 200 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूं।
और अभी मैं दिल्ली से जयपुर एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं केबल पर, उस पर काम चल रहा है। और मैं अभी जेकोस्लाविया प्राग में गया था, तो स्कोडा कंपनी के 3 बसेस जुड़कर है इलेक्ट्रिक केबल पर। तो मेरा सपना है कि वो बसेस बनाऊंगा जो दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएगी, उसकी स्पीड 100-120 किलोमीटर पर आवर रहेगी, उसमें हवाई जहाज जैसी एयर होस्टेस चाय कॉफी नाश्ता देगी, और उस बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, वो इलेक्ट्रिक है। अभी मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है। तो मैं आपको कहूंगा कि निश्चित रूप से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और ये डबल डेकर, अगर मैं बंगलोर के लिए एक 18,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहा हूं। बंगलोर में अजीज प्रेम जी अभी मेरे पास आके गए, बहुत लोग आते, बहुत ट्रैफिक जाम है बंगलोर में। तो मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस प्लान कर रहा हूं। तो ये अभी टेक्नोलॉजी बहुत बदली। 200 रोपवे केबल कार मैं बना रहा हूं, आप यहां से कोई होंगे तो आप भी आओ। और ये जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो अगर इलेक्ट्रिक पर किया और पहाड़ी क्षेत्र में किया तो रोड का ट्रैफिक कम होगा। तो हमें डीजल पेट्रोल को छोड़कर जितने अल्टरनेटिव पे हम काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। आप मुझे जरूर बताइए। अभी दिल्ली में सब बसेस इलेक्ट्रिक की आ जाएगी। 5 साल के अंदर आपको पूरे मेट्रो सिटी की 100% बसेस इलेक्ट्रिक मिलेगी। ये बदल हो जाएगा। We won't be taking any more questions now. I'd like to invite on stage Professor Rangan Banerjee and Professor Lakshmi Narayan Subramaniam to felicitate. So, one lucky question, one last lucky question. Good evening, sir. My name is Khushi and I am currently pursuing BTech in Material Science. तो लास्ट दिसंबर में मैंने उत्तराखंड विजिट किया था, उत्तराखंड का चमोली रीजन। तो वहां पे बहुत सारी रोड्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से आई वॉज एबल टू विजिट अ लॉट ऑफ विलेजेस जहां पे पहले पहुंचना इजी नहीं था। एंड इसकी वजह से उन लोगों की इकोनॉमी एंड लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बट एट द सेम टाइम कुछ रीजंस ऐसे हैं जैसे जोशीमठ, जहाँ पे लैंड सब्सिडेंस और क्रैक्स ये सब भी हमने देखे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करें कि एक डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस, बिकॉज हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पैक्टिंग एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव वे, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर। अच्छा प्रश्न पूछ रही है। ये हिमालय जो है ना, मैं महाराष्ट्र से हूं, तो हमारे यहाँ माउंटेन यानी पत्थर, ऐसा हमारा पहला परसेप्शन है। तो हमारे यहाँ सह्याद्री जो है पूरा वो काला पत्थर है। मैं अब जब हिमालय में अब जोजिला टनल, इतने टनल बना रहा हूं, करीब हम 2.5 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं, तो मुझे पहली बार ध्यान में आया कि हिमालय ये पत्थर नहीं है, ये मिट्टी है। आपको जियोलॉजी, जियोफार्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी थोड़ी बहुत मालूम होगी, मुझे थोड़ी बहुत मालूम है। जो रॉक्स का हार्डनेस होता है उसके मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। अब ये जो हिमालय है ये पूरा इतना सॉफ्ट है कि कहीं से भी करो तो गिर जाता है। अब बादल फट गया, लोग मर गए। हमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और रोड को भी सुधारना है। अब पूरे टनल बनाएंगे तो संभव नहीं है। अभी लैंडस्लाइड्स के 130 स्पॉट में हमने ढूंढ के निकाले और स्विट्जरलैंड के एक टेक्नोलॉजी के साथ बैठकर उसको सुधार रहे हैं। तो वहां प्रॉब्लम्स है। तो कुछ लोग बोलते हैं रोड बंद कर दो। अब हम लोग 4 धाम आप पूरा साल भर जा सकोगे ऐसे बना रहे हैं। वर्ल्ड से लोग आ रहे, रोजगार निर्माण होगा वहां। मैं मानस सरोवर के लिए पिथौरागढ़ से रोड बना रहा हूं, 90% पूरा हो गया, ताकि हम भारत से मानस सरोवर तक जाए। तो एक तरफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और दूसरी ओर डेवलपमेंट को करना, ये करना पड़ेगा। और वहां बहुत गरीबी है पहाड़ पर, उनको रोजगार नहीं है। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट टूरिज्म पे खर्चा होती है। मैं कनाडा के जंगल में गया था, तो वेजिटेरियन था, तो मैंने बोला आपके इंडियन शेफ है क्या? बुलाया, कहाँ का? उत्तराखंड का।
आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट में इंडियन शेफ बोलो, उत्तराखंड का। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि वहां रोजगार नहीं है, तो वहां परिस्थिति में उन गांवों में हमें सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रोजगार भी निर्माण करना होगा और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमको टनल और ये सब बनाकर आगे जाना होगा। अभी इस साल हमने 3 मीटर के 3,78,00,000 पेड़ लगाए और अभी इस समय 78,000 प्लांट ट्रांसप्लांट किए पब्लिक को। आपको मालूम होगा, ये जो साउथ इंडियंस होंगे इनको मालूम होगा, एक साउथ के पिक्चर में एक विलन है सयाजी शिंदे, वो यही काम करता है ट्रांसप्लांटेशन का। अभी पैठन करके औरंगाबाद में जगह है। मैं बहुत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को मैं बहुत कॉन्शियस हूं। मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब उसके विरोध में नहीं हूं। तो उन्होंने पैठन में 100 साल पुराने बड़ के पेड़ हमने वहां ट्रांसप्लांट किए सक्सेसफुली, 100 पेड़ जो रोड में आते थे। तो हम ये जो उत्तराखंड की टोटल एक अंदर परिस्थिति है उसमें अब ओली है। अब मैं डावोस गया था, मेरा सपना है कि डावोस से अच्छा ओली बन सकता है, और बोली बनेगा तो वर्ल्ड के टूरिस्ट आएंगे तो रोजगार निर्माण होगा, तो वहां कुछ तो भी ग्रोथ बढ़ेगी। तो दोनों भी बातों का मार्ग निकालकर करना पड़ेगा। वहां के जोशीमठ में अभी हमने बाईपास बनाया बाहर से, तो वहां के लोग मेरे पास आए कि बोले बाईपास मत बनाओ। मतलब क्यों? तो बोले गांव के अंदर जो छोटा रोड है उसके ऊपर हमारी दुकानें हैं। तो मैंने एक काम करो, मैं बाईपास पर अच्छे मार्केट बना के दो, पार्किंग करके आपको, अब वहां होटल डालो। अब क्या होता है कि अगर रोड पर सब लोग बैठ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें वी नीड टू हैव ए इंटीग्रेटेड अप्रोच कंसिडरिंग डेवलपमेंट at the same time protecting ecology and environment and protect the interest of the people of that area। ऐसा थोड़ा इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति वहां की। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ सर। Very good evening, sir. I am Vasu Saxena. I am an alumni of this institute, sir. And earlier we have worked together. I was director of KEF Infra, sir. तो यूपी में जो है इन्वेस्टमेंट किया था विद प्राइम मिनिस्टर एंड योगी जी, वी मेड द इलुलु मॉल ऑल्सो इन प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ योर contribution to this country. As engineers, I would like to inform all of us two particular things, sir. Firstly, this whitening road project which you have taken is a technological marvel, as well as increasing efficiency in logistics, etc. Please tell us about that and how you have evolved it and how you have changed it. And number two, sir, which everybody would be very interested in knowing to whatever extent you can, how you have created the infrastructure in the border area, sir, on the China border and the northeast. अभी तो Thank you. आप लोग अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, ब्रह्मपुत्रा पर मैं 6 पुल बनाए, मैंने गंगा पर अभी 9 बना रहा हूं, कुछ 4 बन गए। तो अभी सबसे अच्छा यही है कि मैंने ज्यादा रोड की बात नहीं की, क्योंकि आप कभी जाओगे घूमने के लिए किसी भी स्टेट में तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो आप देखकर तय करिए। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देश में पैसे की कमी नहीं है। मेरा फाइनेंशियल मॉडल आप समझो, मैं लाखों करोड़ का काम कर सकता हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं, कितने भी लोग आए कुछ भी मांगे बोला हाँ कर देता हूं, बोलते पैसा कहाँ है, बोले तू क्यों चिंता करता है। आपको मैं बताता हूं, अभी मैं कैपिटल मार्केट में गए, हम लोग हमारे इनविट बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया, 7 दिन का टाइम था, और 7 दिन के बाद वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में उनका हॉल है, वहां एक घंटी बजाकर उसको क्लोज करना, 7 दिन का टाइम था। पहले दिन 7 घंटे में हमारा इनविट बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, वो पैसा आ रहा था। वो डर गया फाइनेंस मेंबर, बोले सर वापस कैसे करूंगा। बोले आप कहाँ हो, मैंने बोला गोवा में हूं फैमिली के साथ। बोले सर कैसा भी करो वापस आ जाओ, ये क्लोज करना है। तो मैं आपको बताता हूं, इस देश में ना पैसे की कमी है ना टेक्नोलॉजी की कमी है। मैं तो अभी बोलता हूं लोगों को कि कॉन्ट्रैक्टर को 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी है, तू तेरी टेक्नोलॉजी ला। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ये जो 2 पियर दिख रहे ना,
ये आप आईआईटी में डायरेक्टर साहब को कहूंगा, इस पर आप जरूर काम करिए। अभी ये जो है ये डिस्टेंस मेट्रो में ब्रिज में मैक्सिमम 50 मीटर रहता है। तो अभी मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो मैंने लाई और अभी एक्सेप्ट की है। वो ये है कि 2 पियर के डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है। क्यों हुआ ये? क्योंकि इसके ऊपर जो बीम रखा हुआ है वो स्टील फाइबर में कास्ट किया है। अब हमने शुरू कर दिया, तो अब रेलवे के बीच में आरओबी बनाना, इधर एक बनाओ इधर, बीच में कुछ नहीं, जरूरत नहीं। और आपको एक ताजुब बता दो, बड़ी अच्छी बात, ब्रह्मपुत्रा में एक माजोली आइलैंड है, वो सोनवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मैं चुनाव प्रचार में गया, वहां हेलीकॉप्टर में बैठा था, तो ये ब्रह्मपुत्रा है, समुद्र है, ये रिवर है ही नहीं, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा ऐसा कहा उसको। तो ये मुझे हवाई जहाज में चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, बोले वहां माजोली आइलैंड को ब्रिज बनाओ। मैंने बोला पागल हो गए क्या, ये इतना बड़ा ब्रिज बनाना कैसे होगा? तो उसने मुझे इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल किया, बोला आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, अब ये 1.5 लाख वोटर यहाँ रहते हैं और तुमने ब्रिज नहीं बोला तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। अब देखो आपको जो करना, मैं क्या बताऊं। तो हेलीकॉप्टर उतरते उतरते मैं बड़ा सहृदयी हूं, तो मैंने बोला अब क्या करना। झूठ तो बोलता नहीं कभी, और बोला तो करता हूं, तो कैसे करना। फिर मैं गया, जाते जाते मैंने बोला चलो इसका चुनाव तो निकलना चाहिए, तो बोल दो। मैंने बोल दिया कि ब्रिज बनाऊंगा, और जब यहां आया और एस्टिमेट बनाया तो आया 6,000 करोड़ का। तब मेरे मन में आया कि अब कैसे करना। तो फिर मैंने सब लोगों को बुलाया, मैंने कहा ये जो मलेशिया से जो सिंगापुर ने एक्सेप्ट की टेक्नोलॉजी, ये रवि सिन्हा करके मुंबई आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैंने इनको भेजा था मलेशिया, और वो 5 लोगों की कमेटी थी, एक वेंकटरमण एलएनटी के थे, एक तांबे थे, एक सबनीस करके थे, वर्री बांद्रा मेरे साथ बना चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के थे, उनको सबको भेजा था। तो मैंने कहा कि ये इस टेक्नोलॉजी से ब्रिज बनाओ, और हमने टेंडर निकाला। आपको ताज्जुब होगा, जो 6,000 करोड़ का ब्रिज है उसका यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने टेंडर लिया 680 करोड़ रुपए में, और अभी ब्रिज आधा काम हो